नमस्कार दोस्तों। तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेके हलचल बढ़ चुकी है, गहमा गहमी बढ़ चुकी है और हरियाणा में जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसमें अब जो हलचल है वो है टिकटों के बंटवारे को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में 67 जो सीटें हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी है। उसमें से लगभग 25% जो सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकटें पार्टी ने काट दी है। कुछ नए चेहरे पार्टी लेकर आई है, कुछ बाहर से जो पार्टियां आती हैं यानी कि कांग्रेस से जो लोग आए या फिर जजपा से जो लोग आए उनको भी एडजस्ट किया गया है, उनको भी टिकट दी गई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने हैं भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन जुड़ चुके हैं। हर्ष जी, आपका एक बार फिर स्वागत है मैगजीन इंडिया पर। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि बीजेपी की जो टिकट आई है, जो लिस्ट आई है हरियाणा को लेकर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आप किस फैक्टर को मानते हैं? क्या ये कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट कम दी गई है, या फिर ये कि 67 में से 40 से ज़्यादा सीटों पर नॉन जाट जो कैंडिडेट हैं उनको उतारा गया है, यानी कि ओबीसी समाज की तरफ झुकाव ज़्यादा है? देखिए, जो दूसरा पॉइंट आपने कहा ओबीसी समाज की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी हरियाणा के चुनाव में एक तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति पर ही चल रही है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा टूल नहीं है, दूसरी स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती कि जाट वर्सेस गैर जाट कराएं और गैर जाट का जो वोट है वो उनकी तरफ आए, तभी उनकी इज्जत थोड़ी सी बचेगी। हाँ, टिकट बंटवारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये आप देख रहे हैं कि जो अभी हमारे पास लेटेस्ट सूचना आई है, 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं और 9 सिटिंग विधायकों के टिकट नहीं दिए गए हैं। यानी कि ये आंकड़ा कुल 11-12 सिटिंग विधायकों तक पहुंच जाता है जिसको टिकट नहीं मिले हैं। और यही वजह है कि यहाँ पार्टी में भारी गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया है और टिकट बंटवारे के साथ लिस्ट जारी होने के साथ ही इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। यानी कि बगावत शुरू हो चुकी है। और बगावत जिसकी हर्ष जी बात कर रहे थे, उसका पहली बानगी है भारतीय जनता पार्टी में, वो है रतिया विधानसभा सीट से। जो रतिया विधानसभा सीट पड़ती है वहाँ से सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है। सुनीता दुग्गल 2019 में लोकसभा का चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 में उन्हें नहीं उतारा गया था। अशोक तंवर मैदान में उतरे थे, वो सिरसा से चुनाव हारे थे। लेकिन रतिया विधानसभा सीट जो कि रिजर्व सीट है, वहाँ से सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा गया और रतिया से जो सिटिंग विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। उसके अलावा पूर्व विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है एक, और कुछ राज्य के जो पदाधिकारी उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो बगावत होना तो खैर किसी भी पार्टी में, और ख़ासतौर पे चुनावी दौर में, और जब अगर 10 साल सत्ता में पार्टी रही हो तो लाजमी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और है, और वो ये है जो मैं कह रहा था कि जाट और नॉन जाट की जो कॉम्बिनेशन है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्टैंड जो स्ट्रेटजी के हिसाब से दिखाई दे रहा था कि अब जाट इतने नाराज़ हैं कि उनको मनाया शायद जा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, तो केवल ओबीसी की राजनीति की जाए? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी जाटों को मनाना भी नहीं चाहती, वो उसकी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा रहा है। आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, वो नॉन जाट थे। उसके बाद नायब सिंह सैनी उन्हीं की पसंद थे, उनको बनाया गया, वो नॉन जाट हैं। इसके बाद आप देखिए कि हरियाणा राज्य भाजपा का जो अध्यक्ष हैं वो भी नॉन जाट हैं। तो बीजेपी एक तरीके से वहाँ नॉन जाट पर ही भरोसा करके चल रही है। वो तो चाहती है कि जाटों से जितनी दूरी होगी उतना ध्रुवीकरण होगा और उसी का फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि 3 फैक्टर हैं पिछले 10 साल से जो हरियाणा की सरकार को, हम लोग, आपको याद होगा, आया राम गया राम की सरकार कहते थे, कोई लाल कभी आ जाता था। तीन लाल हरियाणा में रहे हैं, भजन लाल, बंसी लाल और देवीलाल का परिवार तो बहुत तेज़ी से राजनीति में आया और उससे ज़्यादा तेज़ी से भ्रष्टाचार के आरोप में चला भी गया। हालांकि अब वो दबदबा नहीं बचा है। देवीलाल जी के परिवार 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक आईएनएलडी है, एक जेजेपी है। बंसीलाल जी के परिवार की बात करें तो किरण चौधरी, जो कि अभी तक कांग्रेस में थी इतने सालों तक, अब वो अपनी बेटी के साथ बीजेपी आ गई है, राज्यसभा सांसद बन गई हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दी गई है। और अगर भजन लाल जी के परिवार की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई ने आने जाने का जो वाकया है, जो जैसे उनके पिताजी राजनीति में करते थे, वो उसको बरकरार रखा है। अब आजकल वो बीजेपी में है और उनके
के बेटे को भी आदमपुर, जो उनकी पारंपरिक सीट है भव्य बिश्नोई, उनको वहां से टिकट दे दी वहां गई से है। टिकट मिल गया तो है। यहीं से सवाल आता है मेरा, एक पारिवारिक जो है, मतलब वो पिता पुत्र जो राजनीतिक जिसे नेपोटिज्म कहा जाए, यानी कि परिवारवाद जिसे कहा जाए, तो परिवारवाद तो साफ दिखाई दे रहा है। उधर अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को भी टिकट दी गई है, तो तीन तो बड़े नाम यही हो गए। देखिए विशाल, मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। भारतीय जनता पार्टी अब तक कांग्रेस पर या दूसरे दलों पर जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी ये आरोप लगाना बंद कर देगी, क्योंकि अब स्वयं भी वो उसी दलदल में फंसती नज़र आ रही है। क्योंकि 5 लोग ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियों को टिकट दिया है बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही, और अभी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है, क्योंकि 23 कैंडिडेट्स अभी और हैं। 90 सीटें हैं हरियाणा में, 67 सीटों पर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, 23 आने बाकी हैं। तो देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि वो 23 में कितने परिवारवाद के नाम आते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका मूल सवाल था कि जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, बीजेपी के पास देखिए निगेटिव क्या क्या है। पहला निगेटिव है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। लोग मनोहर लाल खट्टर से बहुत नाराज चल रहे थे। दूसरा, पहलवानों रेसलर्स को लेकर जिस तरीके से जो उम्मीद थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, जो मदद मिलेगी, चाहे वो विनेश फोगाट हों या पूनिया हों, इन सब ने यहाँ जंतर मंतर पे धरना दिया, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक वो मामला, लेकिन उसे तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अभी आज ही जो है मतलब राजनीतिक करार दिया है, क्योंकि वो राहुल गांधी से मिले और शायद विनेश फोगाट को कांग्रेस से टिकट वो मिलेगा उसको, तो बात क्लियर हो गई है। वो अलग कहानी है। मैं अभी बता रहा हूँ कि बीजेपी के अगेंस्ट क्या क्या हरियाणा में गया। तो ये एक पहलवानों का मुद्दा। दूसरा, जिस तरीके से किसान हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे और हरियाणा सरकार ने उनके साथ व्यवहार किया, वो किसानों को, कोई आंदोलन को भी एक तरीके से आप समझिए कि इस चुनाव में बहुत असर डालने वाला है। तो एंटी इनकम्बेंसी हो गई, पहलवानों का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी वो हुआ, और मनोहर लाल खट्टर ने एक तरीके से मुख्यमंत्री पद को या कुर्सी को या ऑफिस को जिस तरीके से कॉरपोरेटीकरण करके चलाया, शायद हरियाणा की राजनीति वो थी नहीं अब तक, क्योंकि वहाँ लोग बड़े लाड़ प्यार से, एक पंचायत आ गई तो मुख्यमंत्री के साथ बैठकर हुक्का भी पी लिया, वैसे चलती थी। यानी कि भाजपा के लिए राह मुश्किल है इस चुनाव में, राह बहुत मुश्किल है। और अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ जो आप कह रहे थे कि देखिए विनेश फोगाट को जो आहत हुई हैं या जो खिलाड़ी आहत हुए हैं, कांग्रेस ने उनको गोद में बैठा लिया है, और ये बात पक्की हो गई है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस टिकट दे रही है। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ आती है, वो ये कि 5 महीने पहले जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया और उनसे चुनाव लड़वाया गया, एक विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से, 5 ही महीने बाद अब जब आम चुनाव हो रहा है, यानी कि आम विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उसमें उनकी सीट एक बार फिर से बदल दी गई है। अब वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। 10 साल में चौथी बार उनकी सीट बदली गई है। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उठाया है। दरअसल नायब सिंह सैनी जो हैं वो करनाल से ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लाडवा से जो उनको उतारा गया है, इससे वो बहुत खुश नहीं हैं। हालांकि वो जीत सकते हैं वहां से, क्योंकि लाडवा से सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं, हालांकि सैनी समाज की वहां, इसीलिए मैं वही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हैं और सैनी समाज की वहां वोट जो हैं वो ठीक ठाक हैं, तो ये मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये हार गए तो बीजेपी तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री हार जाता है अगर तो। हालांकि ये हो चुका है, उत्तराखंड में धामी हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां चूंकि बीजेपी की अच्छी खासी संख्या आ गई थी, इसलिए वो सरकार बनी और वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा में इस तरीके की स्थिति नहीं है, इसलिए लाडवा से सैनी को लड़ाया जाना थोड़ा, ये स्ट्रैटेजी अभी समझ से परे है, क्योंकि वो करनाल ही चाह रहे थे और वो खुश बिल्कुल नहीं है। हो सकता है अभी उनका टिकट बदल भी दिया जाए अगर वो ठीक से लड़ें तो। जी, तो मतलब मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह उतनी आसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो संकेत हैं वो भी उतने पॉजिटिव नहीं है। और अगर हम बात करें कि क्या अब आगे होने वाला है, तो टिकटों का बंटवारा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादातर टिकटों की बातचीत हो चुकी है और 67 सीटों पर उन्होंने अपने नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन जैसा कि हर्ष जी बता रहे थे और जैसा कि दिखने में भी आ रहा है कि पलड़ा शायद कांग्रेस की तरफ इस वक्त भारी है। अब देखना महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस जो अपनी टिकटें बांटेगी उसमें किस तरह की स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी, और जो छोटे दल हैं, जो
क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो जेजेपी हो, INLD हो या फिर बसपा जो चुनाव लड़ेगी, और क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा। तो इन सब की बातचीत भी हम करेंगे। आप देखते रहिए मैगजीन इंडिया, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।